नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक। इसका वास्तविक नाम जूना खां था। इसे जूना खां के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध नाम इसका मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके पिता का नाम गयासुद्दीन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमें जानकारी मिलती है इब्न बतूता द्वारा रचित रेहला पुस्तक से और शिहाबुद्दीन उल अमरी द्वारा रचित मसालिक उल अब्सार से। ये जो ग्रंथ है वो अरबी भाषा में लिखा गया है। उसका प्रारंभिक जीवन खुसरो शाह ने उसे जूना खां को, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ही था, जूना खां को घोड़ों का पदाधिकारी बनाया। खुसरो शाह को दीपालपुर में पराजित करने में गयासुद्दीन तुगलक के साथ ये युद्ध में शामिल हुआ। इसीलिए गयासुद्दीन ने जूना खां को उलुग खां की उपाधि प्रदान की और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसका राज्यारोहण मार्च 1325 में हुआ। ये था इसका प्रारंभिक जीवन। मोहम्मद बिन तुगलक का राजत्व सिद्धांत। मोहम्मद बिन तुगलक शासन में किसी वर्ग या व्यक्ति का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता था। उसका जो दृष्टिकोण था वो व्यापक था और तर्कवाद पर आधारित था। उसे अपनी योग्यता में विश्वास था और जो राजत्व के क्षेत्र में जो उसके विचार थे वो बलबन के विचारों के बहुत निकट थे। और बलबन के समान वो भी मानता था कि उस सुल्तान जो है वो ईश्वर की प्रतिछाया है। उसने इस विचार को कि सुल्तान ईश्वर की प्रतिछाया है, उसे अपने इस विचार को उसने अपने सिक्कों पर अंकित कराया और लिखवाया, अल सुल्तान जिल्ले अल्लाह, यानी सुल्तान ईश्वर की छाया है। राजत्व के इस देवी सिद्धांत के बाद उसने सुल्तान की सत्ता को जो है निरंकुश बनाया। और सुल्तान की सत्ता पर जो दो अंकुश थे, अमीर और उलेमा वर्ग, इन दोनों जो उसकी बाधा थी, जो अंकुश थे, उनको हटाने के लिए जो उपाय किए उसने, सबसे पहले जो उच्च वंशीय जो ये अमीर थे उनको प्रभावहीन बनाने के लिए उसने एक नया अमीर वर्ग गठित किया, जिसमें इस नए अमीर वर्ग में निम्न और साधारण वर्गों के व्यक्तियों से ये बनाया गया था। इन नवीन जो अमीर वर्ग ने उच्च वंशीय अमीरों को बिल्कुल प्रभावहीन कर दिया, शक्तिहीन बना दिया। उलेमा वर्ग के बारे में मोहम्मद तुगलक ने अलाउद्दीन की तरह ही उपेक्षा की नीति अपनाई और राजकार्यों में उनका हस्तक्षेप रोक दिया। उसने धर्माचरण के लिए तर्क को आधार बनाया और दूसरी ओर उलेमा वर्ग को साधारण व्यक्तियों के समान समझा और न्याय और प्रशासकीय मामलों में उनके जो विशेष अधिकार थे उनको उसने मान्यता नहीं दी। इस्लामी की फुतुह सलातीन के अनुसार हिंदू प्रजा के साथ उसका व्यवहार सहिष्णुतापूर्ण था। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जो होली और दिवाली मनाता था। अन्य धर्मों के प्रति भी वह सहिष्णुता था। मोहम्मद तुगलक की इच्छा भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण की थी। वह दिल्ली के सुल्तानों में पहला सुल्तान था जिसने उत्तर और दक्षिण भारत की प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकता का प्रयास किया। मोहम्मद तुगलक के समय भारत और अन्य देशों के राजनीतिक संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ। मूसा द्वारा इराक का प्रतिनिधिमंडल, चीनी प्रतिनिधिमंडल और सीरिया आदि देशों से दूत जो थे उसके दरबार में आए। मोहम्मद बिन तुगलक कला प्रेमी था और एक अनुभवी सेनापति के साथ साथ अरबी फारसी भाषा का विद्वान तथा खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा, विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि इन सब में वो पारंगत था, यानी वो बहुत विद्वान था। इस्लामी और इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान जो था वो योगियों से व्यक्तिगत वाद विवाद तथा विचार विमर्श करता था। जैन अभिलेखों में भी इसका उल्लेख मिलता है। जैन सिद्धांतों से उसका विशेषकर जीन प्रभा सूरी से उसका बहुत घनिष्ठ संबंध था। उसने जीन प्रभा सूरी को कई सारे उपहार दिए। इसके अलावा सुल्तान ने उसे 1000 गायें प्रदान की थी। मोहम्मद तुगलक ने प्रसिद्ध सूफी संत शेख शिहाबुद्दीन को दीवान उल मुस्तखराज और शेख मुइजुद्दीन को सेना में नियुक्त किया और शेख निज़ामुद्दीन, जो चिराग दिल्ली के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, उसके संबंध उनसे मधुर नहीं थे।
उसने न्याय विभाग पर उलेमा वर्ग का एकाधिकार जो था समाप्त कर दिया, और काजी के जिस फैसले से वो संतुष्ट नहीं होता था उसे वो बदल देता था। सबसे पहले मोहम्मद तुगलक ने बिना भेदभाव किए योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया, नस्ल और वर्ग विभेद को समाप्त किया और योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्त करने की नीति अपनाई। उसने अपने चचेरे भाई मलिक फिरोज़ को नायब बारबक, शिक्षक थे कयामुद्दीन जिन्हें कुतलुक खां भी कहते हैं, उनको वकील दर, तथा इब्न बतूता को दिल्ली का उसने काजी नियुक्त किया। इसके अलावा उसने अजीज़ खुमार जो कि मदिरा बेचने वाला था, एक नाई था फिरोज़ हज़ाम, एक बावर्ची मनका तवाक और मसूद खुम्बार को इसने योग्यता के आधार पर पद दिए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय के प्रमुख विद्रोह। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सल्तनतकालीन शासकों की तुलना में सर्वाधिक विद्रोह हुए। इसके शासनकाल में जो 34 विद्रोह हुए उनमें से 27 विद्रोह तो अकेले दक्षिण भारत में हुए। पहला जो विद्रोह था वो सुल्तान के राज्यारोहण के बाद ही हो गया था, 1326-27 ईस्वी में। ये किया था बहाउद्दीन गुरशास्प ने, जो कि इसका चचेरा भाई था। वो गयासुद्दीन तुगलक की बहन का पुत्र था और उस समय आरिज़ी ममालिक के पद पर था। विद्रोह के समय वह दक्षिण में गुलबर्गा के निकट एक सागर का सूबेदार था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से विद्रोह शुरू किया, लेकिन वो पराजित हुआ और इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको हरा दिया। फिर एक दूसरा विद्रोह हुआ था कोंडना के हिंदू राजा का, जो कि 1327 में हुआ था। वो भी राजा, कोंडना का राजा भी पराजित हुआ और उसने फिर दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ली। तीसरा विद्रोह हुआ लाहौर, मुल्तान तथा सिंध के सूबेदार जो गवर्नर थे उन्होंने किया। बहराम आइवा उर्फ किशलू खां उनका नाम था। उसके विद्रोह के दो कारण बताए गए थे। एक तो उसने बहाउद्दीन गुरशास्प की जो भूसा भरी खाल थी उसको इस्लामिक नियमों के अनुसार दफन करा दिया था, जिससे सुल्तान उससे नाराज़ हो गया। दूसरा, जब सुल्तान ने दौलताबाद को राजधानी बनाया तो दो रीज़न की वजह से उसने विद्रोह किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सभी अमीरों को आदेश दिया था कि वे अपने परिवारों को दौलताबाद भेज दें। जब राजधानी परिवर्तन हुआ था तो उसने अमीरों को कहा था कि वो अपने परिवारों को भी दौलताबाद भेज दें, लेकिन किशलू ने इस आदेश का पालन नहीं किया। तब इस विद्रोह का दमन करने के लिए सुल्तान स्वयं मुल्तान गया और किशलू को हरा दिया। चौथा विद्रोह हुआ उसका पूर्वी बंगाल के गवर्नर गयासुद्दीन ने किया था। गयासुद्दीन ने क्या किया कि खुतबे तथा सिक्कों से सुल्तान का नाम हटा दिया और अपने नाम को अंकित करा दिया। तो सुल्तान बहुत नाराज़ हुआ, मोहम्मद तुगलक बहुत नाराज़ हुआ और सुल्तान ने उसके विरुद्ध सेना भेजी और गयासुद्दीन को हरा दिया। 1334-35 में सैयद जलालुद्दीन एहसान शाह का मलाबार विद्रोह हुआ। इसमें उस समय जो सुल्तान जो था वो कन्नौज में था और दोआब में जो बहुत अकाल पड़ रहा था, तो उस समय ये एहसान शाह को ये अनुमान था कि सुल्तान जो है वो जो दक्षिण इलाके में नहीं आ पाएगा क्योंकि अकाल पड़ रहा है। लेकिन सुल्तान ने बहुत मुश्किल से कोशिश करके सेना सहित वो दक्षिण पहुंच गया। इसके बाद वो वीदर के आगे नहीं जा सका मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि उसकी सेना में प्लेग की महामारी फैल गई थी, हज़ारों सैनिक मारे गए थे और सुल्तान खुद भी बीमार पड़ गया था। तो ऐसी स्थिति में उसे वापस देवगिरी यानी दौलताबाद जाना पड़ा। तब उस समय ये मालाबार के विद्रोह का दमन नहीं कर सका था। 1335 में मदुरा के गवर्नर जो एहसान का सफल विद्रोह हुआ, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक अपनी व्यवस्था कारण नहीं दबा पाया था, और इस तरीके से मदुरा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई। तेलंगाना के प्रलय नायक और कापाई नायक ने हौसल राजा था वीर बल्लाल, उसकी सहायता से हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन चलाया और जिसके परिणाम स्वरूप 1336 ईस्वी में संगम वंश के थे हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना करी। फिर 1337-38 में कड़ा के सूबेदार थे निज़ाम भाई, उसने विद्रोह किया।
और शाही सेना से ने उसे फिर पराजित कर दिया। सन 1338-39 में बीदर के सूबेदार नुसरत खान ने भी विद्रोह किया, उसे भी हरा दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर उसने आत्मसमर्पण कर दिया बीदर के सूबेदार नुसरत खान ने। बाद में सुल्तान ने उसकी जागीर भी जब्त कर ली थी। 1339 और 40 में गुलबर्गा के सूबेदार थे अली शाह, उसने विद्रोह किया। सुल्तान की सेना ने इस विद्रोह को भी दबा दिया और फिर उसने सुल्तान ने अली शाह को गजनी निर्वासित कर दिया, उसको गजनी भेज दिया। 1340-41 में शमशुद्दीन के नेतृत्व में बंगाल जो था वो दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जो गयासुद्दीन के विद्रोह का दमन जो सुल्तान ने किया था 1330 में, लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ था कि बंगाल में शांति स्थापित नहीं हुई और अमीरों में सत्ता संघर्ष चलता रहा। तो 1337 में ये फ़खरुद्दीन मुबारक शाह नामक अमीर जब उसने गद्दी पर अधिकार कर लिया और अपने नाम के सिक्के चलाए, फिर लखनौती के सूबेदार कद्र खान ने विद्रोह दबाने का प्रयास किया, लेकिन वो पराजित हुआ और मारा गया। फिर फ़खरुद्दीन ने लखनौती और सोनार गांव पर भी अधिकार कर लिया। सुल्तान फिर बंगाल तक नहीं जा सका और इस प्रकार से बंगाल जो था वो दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। 1340-41 में गुजरात और जाफराबाद के गवर्नर सैन उल मुल्क ने भी विद्रोह किया, जिसे भी कुचल दिया गया। और 1340-41 में अवध के सूबेदार आइन उल मुल्क मुल्तानी ने विद्रोह किया। और इस समय क्या है कि दोआब में अकाल के समय सुल्तान की इसने बहुत सेवा करी थी, बहुत ईमानदारी से इसने काम किया था, तो सुल्तान ने इसे दौलताबाद का गवर्नर नियुक्त किया था और गुलबर्गा के विद्रोही जो थे अली शाह का दमन करने का आदेश दिया। फिर इस पर आइन उल मुल्क ने विद्रोह कर दिया, उसने सुल्तान ने इस विद्रोह का दमन कर दिया और आइन उल मुल्क को जो था वो बंदी बना लिया। 1335 में ही अकाल और महामारी से पीड़ित देवगिरी की जनता ने अधिकारियों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिससे सारा प्रांत जो था वो बिल्कुल बर्बाद हो गया, उजड़ गया था। और 1341 में एक शाहू अफगान नामक एक सैनिक ने जो मुल्तान के सूबेदार की हत्या कर दी थी और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, तो सुल्तान ने उसके दमन के लिए भी वो खुद मुल्तान गया और बाद में शाहू जो था वो पहाड़ों में भाग गया और फिर वहाँ पर मुल्तान में भी उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासनिक व्यवस्था को पुनः कायम किया। 1343 में ही उसने सुन्नम, समाना और कैथल और कोहराम के जाटों और भट्टी राजपूतों ने भी विद्रोह कर दिया था और उसका भी कठोरता से मोहम्मद बिन तुगलक ने दमन किया। 1345 में गुजरात के अमीरान सदह ने भी विद्रोह कर दिया था, क्योंकि इसको संदेह हो गया था कि सुल्तान उनके संपूर्ण वर्ग को नष्ट कर देगा। इन अमीरान सदह के जो ग्रुप है उनको नष्ट कर देगा, ये विदेशी थे। तो कुतलू खां के विद्रोह के बाद सुल्तान ने मालवा का सूबेदार अजीज़ खुमार को नियुक्त किया और उसने आदेश दिया कि वह किसी प्रकार अमीरान सदह को समाप्त कर दे। और फिर अजीज़ खुमार ने धार पहुंचा और वहां उसने नेवासी के लगभग 89 अमीरान सदह को बुलाया और उन्हें मरवा दिया। इससे क्या हुआ कि गुजरात के अमीरान जो सदह थे वो भयभीत हो गए, डर गए और उन्होंने संगठित रूप से विद्रोह कर दिया और गुजरात का खजाना लूट लिया। तो इस प्रकार इन विदेशी अमीरों का जो संगठित विद्रोह हुआ था वो पहली बार हुआ था और इसका मुख्य कारण ये भी था कि सुल्तान जो था वो इस वर्ग को नष्ट करना चाहता था, जिससे वो संगठित हो गए। 1347 में बहराम शाह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और बहमनी राज्य की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? 1347 में प्लेग के प्रकोप से बचने के लिए मोहम्मद तुगलक ने गंगा के किनारे कन्नौज के पास एक स्वर्ग द्वारी नामक स्थान था, वहाँ जाके शरण ली, क्योंकि उसमें बहुत प्लेग फैल रहा था। और 1351 ईस्वी में सिंध में अचानक विद्रोह हो गया था, तो उसको दबाने के लिए जब वो थट्टा नामक स्थान पर पहुँचा तो वहाँ उसकी बीमारी से मृत्यु हो गई। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम मोहम्मद तुगलक के प्रशासनिक प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।